देखो भाई हमें कह रहे हैं वायर एक्स में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके से मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे है। थोड़ा सा हम जो है वो वीडियो ऑन कर लेते हैं ताकि हो जाए खालिद भी जो है वो वो हो जाए, मुस्तफीद हो जाए हमारी एक्सप्लेनेशन से। अच्छा बेटा, ये देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अब इस लेफ्ट हैंड के अंदर मैं कह रहा हूँ वायर एक्स की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मेरे पास जो मेरी फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो सेकंड फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ देखो, बस छोड़ो अपनी, यहाँ ये सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। कैसे करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। फर्स्ट फिंगर आउट ऑफ द बोर्ड, करंट की फिंगर डाउनवर्ड, फर्स्ट फिंगर आउट ऑफ द बोर्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने पार्ट 1 में देखी है क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो वे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इनटू द बोर्ड जाएगी, क्लॉकवाइज आउट ऑफ द बोर्ड आएगी। तो करंट मेरा डाउनवर्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। और ये जो है मेरा, अगर सॉरी मैं आपकी तरफ बात करूंगा तो सही दिखेगा आपको। ये आउट ऑफ द बोर्ड, ये डाउनवर्ड। थंब कहाँ जा रहा है मेरा? लेफ्ट साइड पे। एक मिनट, करंट डाउनवर्ड और एक्स का क्या है? आउट ऑफ द बोर्ड है ना, क्लॉकवाइज है ना। और ये आ रहा है राइट पे, सॉरी राइट पे, राइट पे आपकी फोर्स आ रही है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं डायरेक्शन बताइए आप। मार्क करना है या नहीं करना है? अच्छा भाई, आपको कह रहे हैं ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, ये नहीं है। There is a force on wire y due to current in wire x. State the direction of force on wire y. ये towards y हो जाएगा, है ना। राइट साइड पे आ रही है ना फोर्स, तो टूवर्ड्स y हो जाएगा, ठीक है। टू द राइट और टूवर्ड्स y, ठीक है। तो वायर वायर सॉरी, फिर तो उल्टा है, फिर लेफ्ट हो जाएगा। क्योंकि x की फोर्स है राइट साइड पे, उसी की इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो वायर y की अगर फोर्स है तो दैट विल बी ऑपोजिट टू x, टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा। हमने क्या फाइंड किए? हमने फाइंड किए फोर्स ऑफ x। तो फोर्स ऑफ x क्या है? करंट डाउनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड। हम क्या है राइट साइड पे शो कर रहा है फोर्स को, फोर्स ऑफ x। इसी के अकॉर्डिंगली फोर्स ऑफ y जो है ऑपोजिट होगी, इक्वल होगी। तो फोर्स ऑफ y जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी एंड टुवर्ड्स x हो जाएगी। तो या तो आप लिख दो कि टुवर्ड्स x और लेफ्ट साइड, ठीक है। क्लियर है भाई? तो इनटू द बोर्ड होगा, ठीक है। मुजैफा खालिद क्लियर है? मुजैफा जी सर। रिपीट करूं? मुजैफा जी सर। समझ में आई है? रिपीट करूं? सर एक और मतलब रिपीट करें, सही तरह से आवाज नहीं आई थी, वो हेडफोन का मसला होगा। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। अब तुम साथ साथ बोलते रहो। इसमें मेरे पास फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड फिंगर जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास फर्स्ट फिंगर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउट ऑफ द बोर्ड है। सेकंड फिंगर क्या? करंट है जो कि डाउनवर्ड है। तो करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड, थंब टुवर्ड्स द राइट, राइट साइड पे आ गया। यहाँ मतलब हुआ कि एक्स की डायरेक्शन राइट पे, तो वाई की डायरेक्शन एक्स के ऑपोजिट होगी। तो फोर्स ऑन वाई क्या हो गई? टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स एक्स, ठीक है। जी ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन वायर वाई। वायर वाई पे फोर्स क्यों है?
बताइए भाई, वायर वायर पे फोर्स क्यों आ रही है? एग्जैक्टली, सिंपल। हाँ देखो, इसको आपको थोड़ा सा लिखना, देखो अब इसको आपने ड्यू टू करंट इन वायर एक्स लिख दोगे तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम होगी। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट एंड वायर एक्स एंड वाई। वायर एक्स और वाई दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उनके इंटरेक्शन से फोर्स आएगी ना वायर। वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो तो बोल रहा है क्यों है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि नहीं है। वो डिस्क्राइब मांग रहा है, एक्सप्लेन मांग रहा है। जब एक्सप्लेन कर दिया तो आपको फिर कहानी लिखनी पड़ेगी। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट्स इन वायर एक्स एंड वाई। सिंपल। ओके, इसके बाद आप ये कर लेंगे, अगला क्लियर है, आर्मेचर वाला ही है। इसके बाद आते हैं, ठीक है ये भी हो जाएगा। ये क्या नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, टर्न क्या रीडर है, सही, ये भी हो जाएगा आपसे। वायर मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट, प्लॉटिंग कंपास। ठीक है, ये सब क्लियर है, इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी इसमें। ये देख लेते हैं, इसके बाद कितने रह गए, ये देख लेते हैं। इस पे आ जाओ। जी, बाकी आप लोग को प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मेरी वो पढ़ाई कर लो ना, पढ़ाई करो, मुझे चाहिए सबके स्टार। दुआ के साथ आप दवा भी तो करें, पढ़ाई आप कर नहीं रहे हो। टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। मैग्नेटिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या कहा, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ स्मॉल कार्डबोर्ड। मैग्नेटाइज के आगे कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स, paper clips on the other side of the box are picked up as shown in figure 4.1. When a small piece of soft iron is placed inside the box, when a small piece of soft iron is placed inside the box, सॉफ्ट आयरन कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया दूसरे वाले में। ये देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ कार्डबोर्ड है, यहाँ आपने अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दिए, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन के अंदर चली गई, क्योंकि सॉफ्ट आयरन खुद क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। याद है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हमने सीखा था, इसमें प्रोटेक्शन करते थे एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से। इसमें क्या किया, अंदर आयरन रख दिया है तो आयरन में से गुजर जाएंगी, फील्ड बाहर नहीं आएगी। मैग्नेटिक शील्डिंग पड़ा था, याद है, इसमें एक मैग्नेट को बचाने के लिए टेम्परेरी मैग्नेट बाहर रख देते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, कार्डबोर्ड है तो यहाँ पर सारी फील्ड बाहर जा रही है और आयरन को पिक कर लेगी। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द डायग्राम आर शोन है, क्या क्या कह रहे हैं आपको। When a small piece of soft iron is placed inside the box, as shown in figure 4.2, the paper clips fall off. पहले क्या हुआ, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाया, पेपर क्लिप रखी, उड़ गई। अब आपने इसके अंदर लाके आयरन डाल दी, तो आयरन डाला तो आयरन में से फील्ड चली गई, सब गिर गई पिन। बोल रहे हैं क्यों, आप पूछेंगे ना। On figure 4.1, mark an arrow on each of the magnetic field lines to show its direction। सबसे आसान चीज, नॉर्थ से साउथ जाती है तो नॉर्थ से साउथ में एरो लगा दो फील्ड में, ठीक है, ये देख लो। ये एरो लग जाएंगे इस तरह, नॉर्थ से साउथ वाली लाइन में तीनों में डाल दो, ठीक है। आगे कह रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई प्लेसिंग द सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द बॉक्स कॉजेज द पेपर क्लिप्स टू फॉल। तो आप लिखोगे कि भाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ गो थ्रू द आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, एंड नो फील्ड विल अट्रैक्ट द पेपर क्लिप्स। उसको अगर यहाँ देखते हैं कैसे लिखा हमने, as magnetic lines now pass through the soft iron core completely instead of passing through the paper clip, ठीक है। समझ में आ रही है बात, मैग्नेटिज्म प्रैक्टिस से हो जाएगा ना इंशाल्लाह फिर। और देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मैंने वीडियो शेयर कर दी थी पूरी, उसमें पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया मैंने तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैंने लास्ट क्लास करा दी, सोल्यूशन सबके भेजे हुए,
कोई भेज दी, ये भी हो जाएगी आज। आज प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह हो जाएगी, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाएगी। फिर रह जाए रेडियो एक्टिविटी की, मैंने सोल्यूशन भेज दिया है, मैं इन बिटवीन उसकी वीडियो भी भेज दूंगा। फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स रह जाएगा, एक क्लास उसकी कर लेंगे, अभी कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है? Explain why it is sensible to have magnetic screen around the tube of a cathode ray oscilloscope. ये मैग्नेटिक स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अराउंड? इसकी वजह ये है कि देखो कैथोड रे में आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम आती है, आपको पता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिस्प्लेस होती है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट से बचाने के लिए उस बीम को हम उसमें शील्डिंग कर देते हैं मैग्नेटिक। बाहर आयरन लगाए थे ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आयरन में आ जाए, ट्यूब में ना जाए। क्या अंदर लगाते हैं? आयरन लगाते हैं उनको। आयरन क्या मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो एब्जॉर्बर है ना मैग्नेट का, तो बाहर से जो मैग्नेटिज्म आएगा वो आयरन एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्यूब पे नहीं जाने देगा। तो ट्यूब में क्या होगा, बीम सीधी रहेगी, फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे रहेगी। तो हम क्या कहते हैं, हाँ फिर हिलती रहेगी। तो हम कह रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन बीम टू डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, क्लियर है? तो सवाल, शेयरिंग कर लेते हैं स्क्रीन की। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, फिगर 10.1 इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ फैन ओवन दैट वर्क्स फ्रॉम अ 230 वोल्ट्स एसी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर क्या स्विच S1 ओपन है, S2 भी ओपन है, यहाँ पे फैन मोटर है। तो आप देखो ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई किस किस को सप्लाई दे रहा है, ये हीटर को दे रहा है, तो फैन को दे रहा है। हीटर और फैन पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, द ओवन कंटेन्स अ 3500 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर। ओवन के अंदर हीटर है 3500 वॉट का, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑपरेटेड बाय 200 वोल्ट फैन मोटर एंड टू स्विचेस S1 S2। ठीक है, पूरा सर्किट है। When the switches S1 and S2 are open, both the heater and the fan motors are off as shown here in the figure 10.2. अब आपको कह रहे हैं complete figure 10.2 by writing open or close in the boxes. अच्छा भाई, यहाँ पर इधर आ जाओ। जब हीटर ऑफ हो और फैन मोटर ऑन हो तो स्विचेस का क्या आलम होगा? हीटर ऑफ है, यहाँ देखो ना, हीटर ऑफ है तो S2 ओपन है और S1 क्लोज हो जाएगा, ऐसे ही नजर आ रहा है? लाइट ऑफ करूं? ये क्या कह रहा है आगे है, दोनों ऑन है, दोनों ऑन है तो फिर दोनों जो है स्विचेस वो क्लोज होंगे, S1 S2 दोनों क्लोज होंगे। ठीक है, explain how the circuit represented by figure 10.1 ensures that the heater cannot be switched on when the fan motor is off. Explain how the circuit represented in 10.1 ensures that the heater cannot be switched on if the fan motor is off. अभी देख लेते हैं, फैन मोटर ऑफ कब होगी? जब S1 ओपन होगा। जब S1 ओपन होगा तो S2 भी क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको फिर लिखो, समझ में तो आ गया ना? तो लिखते हैं, this is only possible by switch S1 which turns on the fan motor only when S1 is closed, which can allow heater to turn on. ठीक है, it is only possible by switch S1 which turn on the fan motor when only when S1 is closed, which can क्या कहते हैं हीटर टू टर्न ऑन। ठीक है, यानी कि किससे पॉसिबल है? S1 से पॉसिबल है। अगर S1 क्लोज होगा तो आपका क्या ऑन हो जाएगा? फैन मोटर, और फैन मोटर ऑन होगी तो उसके बाद ही हीटर ऑन होगा, क्योंकि S1 पे डिपेंड कर रही है दोनों चीजें, दोनों करंट S1 पे है, ऐसा सर्किट हमने डिजाइन किया है। देख लिया?
ओके, आगे कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन व्हाई द सर्किट इज डिजाइन सो दैट हीटर कैन नॉट बी, हो चुका है ना, एक मिनट कौन सा वाला हुआ है? Suggest one reason why the circuit is designed so that the heater cannot be switched on when the fan motor is off. Simple heating effect को रोकने के लिए, हीटिंग ना, ताकि हीट अप ना हो ना आपकी, वो क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, one reason why circuit is designed to so that the heater cannot be switched on when the fan motor is off. हीटर हीट अप ज्यादा ना हो जाए इसकी कॉइल फैन मोटर ऑन किए बगैर, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने सर्किट डिजाइन किया। तो आप लिख दो कि भाई दिस इज डन टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट द हीटर circuit from burning or overheating. This is done to protect, नहीं हीटर एक वक्त चलता रहेगा तो गर्म होगा ना, रेडिएटर होता है गाड़ी का, वो गर्म होता रहता है ना, उसके साथ फैन लगाते ही इसी ने कि उसकी हीट को निकालता रहे, एग्जिट करता रहे। हीट तो जनरेट कर रहा है ना अपने मोटर से, हीट कहाँ से कम होगी, हीट तो निकालने की जरूरत है। भाई तुम्हारा हीटर है, उसके अंदर तुम्हारी मोटर लगी हुई है हीटर की, ठीक है, वो तो सर्किट 3500 वॉट पे चल रहा है ना, वो तो कंटिन्यूस हीट दे रहा है। फैन की मोटर उसको क्या कर रही है, ठंडा कर रही है, ताकि उसकी अपनी सर्किट जल ना जाए, उसकी अपनी जो है वो इंटरनल सर्किटरी खराब ना हो जाए ना, उसका डिजाइन खराब ना हो जाए, वो ओवर हीट होकर मेल्ट ना हो जाए। सीधा गाड़ी में क्या होता है, फैन का वायर खराब हो जाता है, फैन चलना बंद हो जाता है, तो रेडिएटर हीट मारता है। क्यों भाई, रेडिएटर इंजन की हीट होती है, इंजन की रेडिएटर के पानी में ट्रांसफर होती है। आपको पता है पानी गर्म होगा, अगर उसमें से हीट कंटेंट नहीं निकालोगे तो वो ठंडा नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा कैसे करते हैं, टेम्परेचर लोअर कैसे करते हैं, हीट निकालने से, हीट निकाल दोगे हाँ ना, वाटर में स्लो होती है ना ट्रांसमिशन, क्योंकि भाई वो क्या मतलब, रेडिएटर पानी डालोगे तो खराब नहीं होगा, अगर नहीं डालोगे तो खराब हो जाएगा ना। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कन्वेक्शन करेंगे अंदर और हीट लॉस होगा। रेडिएटर गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो आप उस कन्वेक्शन के प्रोसेस को स्लो करने के लिए फैन से हीट वो देते हो, एयर देते हो, ताकि कन्वेक्शन कम हो। कन्वेक्शन कम कब होगा, हीट कम होगी। अगर एक बर्नर चलता रहेगा तो कन्वेक्शन होती रहेगी, उसको आप किसी भी तरह से ठंडा कर दोगे तो हीट कम नहीं होगी। देखो अच्छे रेडिएटर में पानी कम नहीं होता, क्योंकि वाटर गैस में स्टीम में ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता, उससे पहले ही आप ठंडा कर देते हो उसको। समझ रहे हो बात को? जो रेडिएटर खराब होते हैं ना, फंक्शन नहीं करते, तो वो उनमें से पानी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको सही से हीट नहीं पहुंचती और सही से वो कूलिंग नहीं पहुंचती। अगर आप कूल डाउन कर दोगे तो रेडिएटर गर्म नहीं होगा, रेडिएटर गर्म नहीं होगा तो पानी गर्म नहीं होगा, पानी गर्म नहीं होगा तो पानी अपनी स्टेट ही चेंज नहीं करेगा। तो हीट इतनी बढ़ने से पहले ही आप फैन से हीट एग्जिस्ट करो ना। हीट निकालने के दो तरीके हैं ना, आप टेम्परेचर लोअर कर दो हीट कम हो जाएगी, हाई काइनेटिक मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, आप थर्मल एनर्जी निकाल लो ना, मॉलिक्यूल्स को थोड़ी स्केप करा रहे हो। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्केप होते हैं इवेपोरेशन से या बॉइलिंग से, आप हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को लो एनर्जी मॉलिक्यूल बना रहे हो, मॉलिक्यूल नहीं निकाल रहे हो, उनकी हीट निकाल लो खाली। समझ गए? तो मैटर बच रहा है, फैन से निकल रही है। तो कभी रेडिएटर कमजोर हो जाते हैं ना, तो बड़ा फैन लगा देते हैं हाई वोल्टेज, ताकि ज्यादा ठंडा करे। भाई घर पे पंखा क्यों चलाते हैं? ताकि गर्मी ना लगे, ताकि हीट कंटेंट बॉडी से कम हो ना। बॉडी में हीट आ रही है, अगर सूरज की तपिश आ रही है, तो फैन या एसी जो है वो क्या करता है, उस टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपकी बॉडी से हीट को निकाल देता है। थर्मल पढ़ लिया यार, तो थ्योरीज को कनेक्ट किया करो। द हीटर एंड द फैन मोटर आर बोथ स्विच्ड ऑन, कैलकुलेट द करंट सप्लाई टू द ओवन। दोनों ऑन है, यानी कि S1 S2 क्लोज है। करंट कितना आएगा, चलो शाबाश, दोनों की पावर दी हुई है, दोनों नहीं, वर्क पावर उसकी इलेक्ट्रिक पावर भी तो होती है ना। इसकी पावर कितनी है हीटर की, और फैन की कितनी है, फैन की 200 है। आपको चाहिए करंट, P = VI होता है, वोल्टेज गिवन है, पैरेलल में दोनों को सेम वोल्टेज आ रहे होंगे ना भाई, पैरेलल है ना, तो स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये भी दोनों के अक्रॉस 230 आ रहा होगा वोल्ट्स, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहते हैं,
तो हीटर को भी 230 वोल्ट मिल रहे होंगे और फैन मोटर को भी 230 वोल्ट मिल रहे होंगे। एग्जैक्टली, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, बिल्कुल सही बोला तुमने। इलेक्ट्रिक पावर याद होना चाहिए। तो यहाँ आपसे मांगा करंट, तो दोनों का करंट मिला के टोटल करंट बनेगा सुफियान। हीटर का और फैन का करंट मिला के टोटल करंट बनेगा ना सर्किट का। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे, दोनों का अलग अलग करंट निकालो, ऐड कर दो। ठीक है, पावर दोनों की अलग अलग दी हुई है, वोल्टेज दोनों के सेम है, तो आप लिख दो सिंपल। अगर इस तरह भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू P1 प्लस P2 अपॉन वोल्टेज की, वोल्टेज सेम है दोनों का, कॉमन है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3500 प्लस 200 डिवाइड बाय 230, डिवाइड करके निकाल दो करंट कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, गुड, सही है। राउंड ऑफ कर दो 16.08 या 16 एम्पीयर। ठीक है सुफियान, कोई नई चीज तो नहीं लग रही है ना, सब पढ़ा हुआ है, रिवाइज नहीं किया हुआ। क्यों भाई, रिवाइज क्यों नहीं हो रहा? सजेस्ट अ suitable rating for the fuse to be used with this oven। 16 एम्पीयर से ऊपर का कोई भी फ्यूज है, 20 एम्पीयर, 17 आता नहीं है ना, 17 आता नहीं है वैसे, तीन लिख सकते हो आप, 17 एम्पीयर 20 का लिख दो नेहर वाले के, ज्यादा हो जाएगा। आप अगला एक नंबर लिख दिया करो 17 बस, बहुत, डेसिमल में नहीं आता, कोई भी होल नंबर में लिख दो, 17 एम्पीयर लिख दो। हाँ 1 एम्पीयर ज्यादा बस, लेकिन 40 एम्पीयर से ऊपर नहीं करना, क्योंकि 40 के बाद फिर फ्यूज की रेटिंग बढ़ जाती है, 40 जाने की जरूरत भी नहीं है। खैर, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द 3 वायर्स इन द मेन लीड्स, स्टेट द वायर इन विच इट इज प्लेस्ड। फ्यूज लगा रहे हो मेंस में, कौन से वायर में लगा होगा, वन ऑफ द 3 लीड्स में, लाइव वायर, सिंपल। Explain how earthing is the metal case of oven makes it safer। Explain करना है earthing को। बेसिकली हम यही करते हैं कि मेटल केस को हम अर्थिंग करते हैं, तो मेटल केस में अगर कोई करंट आ रहा होगा, किसी वजह से कोई लीकेज करंट आ रहा है, तो वो हमारे थ्रू न्यूट्रल से ना गुजरे, ग्राउंड ना हो, वरना हमें करंट लग जाएगा। वो लो रेजिस्टेंस अर्थिंग से गुजर जाए ताकि हम बच जाएं और अर्थ में चला जाए करंट। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है तो लिखो उसको, बाय अर्थिंग द मेटल केस, बाय अर्थिंग द मेटल केस। ये स्क्रीन तो एक ही जगह पे अटकी हुई है अभी ली। अभी आ गया, बाय अर्थिंग द मेटल केस all the ये आगे leakage से current will flow through earthing, all the leakage current will flow through earthing wire, all the leakage current will flow through earthing wire without harming any device or person। अर्थिंग वायर भाई, थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ, वर्किंग वायर कहाँ से आएगा, विदाउट हार्मिंग और हार्मिंग एनी डिवाइस और पर्सन। आगे कहता था कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 35 सेंट्स। 35 सेंट्स की जो है वो वैल्यू है 1 किलोवाट आवर की एनर्जी की। जो 1 किलोवाट आवर होता है ना बेसिकली हमें, वो 1 यूनिट कहलाता है। हम कहते हैं ना कि 300 यूनिट का बिल आ गया, इसका मतलब होता है 300 किलोवाट आवर्स हमने एनर्जी यूज की है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। याद है, ये याद ही नहीं है ये भी। देखो भाई, आपने पढ़ा था पावर, पावर क्या होती है, पावर इज टू वी आई, सही है। आपको पता है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हुआ। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है ना, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो आप क्या करेंगे,
तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर इक्वल टू वी आई है तो एनर्जी को तो वी आई टी हो जाएगी ना, तो एनर्जी को जो पावर इनटू टाइम होता है, ये आपकी पावर है, पीटी हो गया। सही है, याद है या इसलिए हैरान से देख रहे हो कितनी बार पढ़ा हुआ है ये? अच्छा भाई, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। किलो वॉट भी ले सकते हैं अगर 1000 की फॉर्म में। टाइम का यूनिट आवर हो सकता है सेकंड्स की जगह पे, तो किलो वॉट आवर किसका यूनिट हुआ? एनर्जी का यूनिट हुआ। इसका मतलब हुआ कि भाई आपके घर में जो बिजली आ रही है पावर की सूरत में, आपसे पैसे जितनी दी जा रही है उसके नहीं लिए जाते, जितनी देर आप इस्तेमाल करें उसके लिए जाते। फॉर एग्जाम्पल आपका घर बंद है, इलेक्ट्रिसिटी तो टर्मिनल तक आ रही है ना मीटर की, घर पे छोड़ के आप ब्रेकर ऑफ करके गए हो, तो आपने तो 0 सेकंड के लिए यूज की, आपका बिल भी 0 होना चाहिए। समझ गए? तो टाइम का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप बिल देते हो एनर्जी का, पावर का नहीं देते। पावर का तो आपको फिर हर वक्त टोटल बिल देना पड़ेगा, पावर तो पूरी आ रही होती है रोज। एनर्जी का देते हो, जब आप एसी 1 घंटा चलाते हो तो 1 घंटे के पैसे होते हैं, 2 घंटा चलाओगे 2 घंटे के पैसे होंगे, क्या समझे? तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको कह दिया कि भाई द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 35 सेंट। इसका मतलब 1 यूनिट कितने का हुआ? 35 सेंट का हुआ। कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लोविंग जस्ट द फैन मोटर स्विच ऑन फॉर 12 आवर्स। अगर सिर्फ फैन की मोटर चलती रहे 12 घंटे तक तो कितना बिल आना चाहिए? तो फैन मोटर की वो क्या है, वोटेज क्या है, पावर क्या है? 200 वाट है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम भाई, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या है सुफियान? देखो बाद में लिखना, अहमद देख लो पहले। 200 है, लेकिन हमें क्या करना है? किलोवाट में लेना है, क्योंकि हमें किलोवाट आवर कैलकुलेट करना है ना एनर्जी में, जूल थोड़ी कैलकुलेट करना है। तो टाइम तो आवर में गिवन है 12 आवर्स। 12 किलोवाट आवर चाहिए ना हमें, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर में लेते हैं ना, इसके सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 0.4। सबका यही आ रहा है 2.4, वही बोलो 0.24 तो नहीं लग रहा मुझे। 2.4 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर कितने का है? तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो गई? 35 इंटू 2.4। 1 किलोवाट आवर इतने का है, तो 2.4 किलोवाट मल्टीप्लाई कर दो 35 सेंट से, 84 सेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, या फिर $0.84। साइंस में भी लिख सकते हैं। अगर 100 सेंट से ऊपर हो ना तो फिर डॉलर में लिखते हैं। कर देगा भाई, सही है, समझ में आता, आसान है ना बिल कैलकुलेट करना। इसके इससे मुश्किल सवाल नहीं आते बिल कैलकुलेशन, यही आता है, सही आता है। बच्चे क्या किलो वाट में ही नहीं कन्वर्ट करते, टाइम को आवर में नहीं डालते हैं, तो आवर सबके आते हैं। सेक्शन ए में जो है वो सबका इक्वल वेटेज होता है तकरीबन। सेक्शन ए में जो इनके कम आते हैं सवाल, वो हैं जो सेक्शन बी में ज्यादा आते हैं। सेक्शन बी में आता है आपके पास लाइट, सेक्शन बी में आता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एक्टिविटी। ये 4 एरियाज हैं। सब आएंगे तो रखूंगा, बार बार नहीं रखूंगा। पहले ये खत्म हो जाए पहले, ठीक है। हमारी क्लासेस कितनी है इसके बाद? एक होल्ड करना। अच्छा भाई, करंट द ट्रांसमिशन लाइन यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर टू अ विलेज इज 65 एम्पीयर।
एक विलेज को ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, उसका करंट कितना है 65 एम्पेयर का। डेटा बनाओ, सबसे पहले डेटा बनाया करो। आई देखो 65 एम्पेयर, द पावर ट्रांसमिटेड अ वोल्टेज ऑफ 23,000 वोल्ट्स, 23 किलो वोल्ट लिख दो। वोल्टेज भी आ गया, करंट भी आ गया। कैलकुलेट द पावर सप्लाई टू द विलेज, कर लोगे कैसे आता है सुफियान? कैलकुलेट करो। क्या आ रही वैल्यू? यार अहमद, कभी का तुम ऐसी बातें करते हो, मुझे लगता है किसी और से पढ़ गया है। उसूल अलग अलग अच्छी बात है। फॉर्मूला बताओ पहले, क्या मसला है? अब मसला क्या है? क्या फर्क पड़ना है? वोल्टेज और किलोवाट क्या होता है? किलो तो सिर्फ 1000 को रिप्रेजेंट करता है ना। अरे भाई तू 230 से कर, तू तो 20,000 तुम डिवाइड कर दो, तुम छोड़ो। क्या हो गया यार अहमद, तुम अच्छी वाली बातें कर रहे हो। ये तो वही वाली बात है कि सेंटीमीटर से करूं या फिर जो है ना उससे करूं, लेंथ से करूं। तो लेंथ ही सेंटीमीटर में होती है ना। तुम कह रहे हो किलोवाट से करूं या वोल्टेज से करूं, वोल्टेज ही तो किलो वोल्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं बार बार इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि बहुत हो गए स्ट्रेट जवाब देना, पूरे कोर्स में स्ट्रेट जवाब दिए। अब आखिरी टाइम है, अब थोड़ा सा झंझोरो अपने आप को कि कह क्या रहे हो। 23,000 वोल्ट को मैं 23 किलो वोल्ट आसानी के लिए कह रहा हूँ भाई। तुम 23,000 डायरेक्ट लिख दो, को मुझे कोई मसला नहीं है। क्या आंसर? सॉरी, 1495 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट, किलो वोल्ट। 3 बार इसी ने मैंने पूछा है। किलो वॉट क्यों है? पावर है। द ट्रांसमिशन लाइन है रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। 3 ओम की रेजिस्टेंस है, इसकी आर भी आ गया। डेटा और इंक्रीज करो, डेटा में लिख दो आर इक्वल टू 3 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर। आपको वोल्टेज चाहिए भी फाइंड करना है अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर दैट कैरीज अ करंट ऑफ 65 एम्पीयर। सिंपल से आसान सवाल हो सकते हैं जिंदगी में। देख लिया भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा था? थर्मल एनर्जी हीट इज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। The thermal energy heat produced in 1 second in a 3 ohm resistor that carries a current of 65 ampere. अब आप निकालें थर्मल एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वी आई टी। क्या क्या गिवन है? वोल्टेज गिवन है, अभी आपको वो पी नहीं ना। अभी आपको उसने कहा है कि 3 ओम रेजिस्टर का बताओ। 3 ओम रेजिस्टर में तो पावर चेंज हो जाएगी ना, पावर लॉस भी आएंगे ना आपको। ये कह रहा है 3 ओम रेजिस्टर में हीट लॉस हो रहा है, इसकी वैल्यू वर्क करो। हीट लॉस एनर्जी है, एनर्जी की तो वी आई टी है। वी गिवन है आपको ऊपर पार्ट 1 में। देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला आपने 3 ओम रेजिस्टर वाले में, तो इसका वी मिल गया। इसका करंट आपको दे दिया इसने कितना, 65 एम्पेयर। टाइम इसने आपको दिया 1 सेकंड। वी आई टी से हीट निकल आएगी, एनर्जी निकल आएगी। निकाल लो।
रेजिस्टेंस इसलिए दिए कि रेफर करोगे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है। पार्ट 1 में निकाल लिया ना आपने। ये इसलिए लिया कि आप शुरू वाला वोल्टेज ना ले लो गलती से, 23,000 ना ले लो। बात समझ में आई? हाँ जान ले रहे? देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले पहले वो ट्रांसमिशन लाइन की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये नई बात कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन की बात खत्म हुई, उसने कहा भाई ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रेजिस्टेंस आ गई है 3 ओम। 3 ओम का रेजिस्टर है। 3 ओम के रेजिस्टर से कितना वोल्टेज गुजरेगा? 1 लिख दोगे सिंपल। तो वो कह रहा है कि भाई 3 ओम के रेजिस्टर का वोल्टेज कितना है? अब 23,000 तो नहीं होगा, रेजिस्टर है तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेट किया, कितनी वोल्टेज आ गई इसकी? 195 वोल्ट। 195 वोल्ट इसकी वोल्टेज आ गई। तो हमने कहा 195 वोल्टेज आ गई। वो कह रहा है कि इस वोल्टेज की वजह से रजिस्टर के अंदर हीट लॉस आ रहा है, जहाँ रजिस्टर में पावर लॉस आएगा I स्क्वायर आर। तो कह रहा है कि इस हीट लॉस को कैलकुलेट करो। ये एनर्जी है ना, हीट एनर्जी VIT होती है। तो इसमें वोल्टेज कौन सा लूंगा? जो रजिस्टर वाला वोल्टेज होगा, जो भी कैलकुलेट 195। 23,000 तो नहीं लूंगा ना। और करंट आपको 3 वाला हो गया, और करंट आपको दे दिया 65 एम्पेयर। टाइम बोल दिया 1 सेकंड। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, हीट निकाल लो। ठीक है, 12,675 जूल्स। जूल में लिखेंगे ना, क्या समझे? स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर एट हाई वोल्टेज क्या होता है? हाई वोल्टेज पे हम क्यों करते हैं, बहुत बार समझाया मैंने। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, क्यों स्टेप अप करके भेजते हैं? P इक्वल टू VI। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? करंट कम। P इक्वल टू VI है। while transmitting the power, we don't alter power, we alter voltage and current only ट्रांसफार्मर से। तो अगर मैं वोल्टेज को स्टेप अप करता हूँ, करंट मेरा स्टेप डाउन हो जाएगा। हाई वोल्टेज का मतलब वेरी लो करंट, वेरी लो करंट का मतलब I स्क्वायर आर लॉसेस रिड्यूस होगा। जब I रिड्यूस होगा तो I स्क्वायर आर लॉसेस जो है, जो कि पावर लॉस है, वो स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे। याद है? तो हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं ताकि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लॉसेस कम से कम होगी। रेजिस्टेंस कम नहीं होगी, करंट कम होगा। रेजिस्टेंस कम होना जरूरी थोड़ी करंट के ऊपर। रेजिस्टर तो कांस्टेंट होती है ना, रेजिस्टेंस तो कंडक्टर से आती है, वो करंट से थोड़ी आती है। बेटा ऐसा नहीं होता, देखो गलत बोल रहे हो। ये कंडक्टर है, वो लगा दिया ना आपने, इंस्टॉल कर दिया, उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी। वेरिएबल कंडक्टर थोड़ी है, वेरिएबल रेजिस्टर थोड़ी है, फिक्स रेजिस्टर है ना कंडक्टर पे। करंट को ऊपर नीचे करोगे तो करंट का फ्लो ज्यादा कम होगा। तो करंट अगर ज्यादा कम जा रहा है तो I स्क्वायर आर लॉसेस भी कम हो जाएंगे ना। पावर लॉस I स्क्वायर आर है, रेजिस्टर से तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, करंट से स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शनल है। तो अगर 2 एम्पेयर का करंट कम हुआ है तो 4 एम्पेयर का लॉस कम हो जाएगा, 2 की पावर। और 3 एम्पेयर का लॉस कम होगा तो करंट कम होगा तो 9 एम्पेयर का लॉस कम हो जाएगा। तो उसको आप लिखने का तरीका, दिस वुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट hence power losses, the value of current hence power losses, hence power losses। hence power losses। कोई जरूरी नहीं है, किसी में भी दे सकते हैं। अच्छी बात है कि किलोवाट के फॉर्म में दो, मार्क्स नहीं कटेंगे। मांगे तो किलोवाट में। हाँ 9.6 किलोवाट नहीं, और मेरे साथ भी नहीं तरह से अखबार हो रहा हूँ। तुम यार क्लास छोड़ के यहाँ पे आगे मिलने के लिए लोगों से तो क्यों आए यार? पहले से आते या कान में लगाते रहते? तो यहाँ आना था तो सुबह ही आए थे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सिमिलर है, आप लोग कर लीजिएगा।
why main power supply to the house in the village is at voltage much lower than the 23,000 volt. सिंपल है, क्योंकि बिजली जो घर में आती है वो लो वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, जो कंपोनेंट्स हैं वो 23,000 वोल्ट पे नहीं चलते, उनको लोअर वोल्टेज चाहिए, इसलिए हम स्टेप डाउन करते हैं। इसको लिखो, दिस इज डन टू ऑपरेट द इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स, दिस इज डन टू ऑपरेट द installed equipments in the house at safer voltage levels, in the house at safer voltage levels. Okay, करंट बढ़ जाएगा, भैया वोल्टेज कम हो जाएंगे ना। 20 घर में जो डिजाइन इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सब 220 230 पे चलने वाले हैं, उनको आप 23,000 दोगे तो इनका शायरा वो तो ब्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो सेफर वोल्टेज लेवल। नेक्स्ट आप कर लें होमवर्क में, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है गलती से यहाँ आ गया, ये उसका है रेडियो एक्टिविटी का है। क्या हुआ, कंफ्यूजन है कोई? ये क्वेश्चन नंबर 8 वो उसका है रेडियो एक्टिविटी वाला, यहाँ गलती से आ गया, इसको इग्नोर कर दीजिए। हाँ, एन इलेक्ट्रिक सॉ इज रेटेड एट 1200 वर्कमैन, सेम है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मेटल केस को अर्थ क्यों किया, सेम है। ड्रिल है, वर्कमैन ड्रिल कर रहा है कॉर्डलेस वायर से है, इसके अलावा क्या है? ये कौन सा है? चलो भाई इसका क्वेश्चन करते हैं ये वाला। यहाँ कह रहा है फिगर 11.1 शो द वर्कमैन यूजिंग अ कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक ड्रिल। ये वर्कमैन जो है वो क्या कर रहा है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज कर रहा है। द मोटर ऑफ द ड्रिल इज पावर्ड बाय द रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है भाई, इसकी रिचार्जेबल बैटरी इसमें लगाई हुई है, इससे ड्रिल मशीन चल रही है। विद एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट्स, 18 वोल्ट का वोल्टेज है, एंड द ड्रिल इज यूज द पावर सप्लाई टू द मोटर इज 450 वाट। ठीक है, जो ड्रिल की मोटर है वो पावर कितनी ले रही है, 440 वाट ले रही है, और वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने हैं, 18 किलो वोल्ट, है ना, वोल्ट, सॉरी किलो वोल्ट तो बहुत ज्यादा होता है 18। तो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एन ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट्स, क्या मतलब हुआ? सिर्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन नहीं देनी है, इज मेंट बाय ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट्स। थाउजेंड मल्टीप्लाई कर दोगे किलो वाट। क्या भाई अहमद साहब बताइए, पहले तो बताइए ईएमएफ क्या होती है, ये तो इसका नाम है, डेफिनेशन। थ्रू आउट द सर्किट। अच्छा, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज की याद नहीं है, अभी तक याद नहीं है? वेरी गुड। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, और ईएमएफ क्या है, टोटल एनर्जी सप्लाइड थ्रू आउट द सर्किट पर यूनिट चार्ज। तो अगर कोई आपको कहता है कि आपकी ईएमएफ 18 वोल्ट है, तो आप कह दो कि 18 जूल ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, 18 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड थ्रू आउट द सर्किट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट। सही है ना? डेफिनेशन याद करो भाई, क्यों नहीं याद करो, फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि 2-2 मार्क की डेफिनेशन हर साल हर टॉपिक से आ रही है। प्रेशर है, मोमेंट है, प्रिंसिपल मोमेंट्स है, जितनी भी चीजें हैं, लाइट है, रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, और मैं क्या क्या नाम लूं, करंट की डेफिनेशन आ रही होती है, वोल्टेज की आ रही होती है, तो तुम लोग याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। फैराडे लॉ की आ रही थी, लेंज़ लॉ की आ रही होती है। क्या पेपर देने का मूड नहीं है इस साल? क्या तैयारी है, बेकार फजूल तैयारी, तुम लोग मत दो पेपर, अक्टूबर नवंबर में दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए यार, इतना टाइम हो गया तुम लोग को डेफिनेशन याद नहीं है, लाइक वोल्टेज की सिर्फ, वेरी बैड। सिर्फ टीचर का फर्ज नहीं होता है भाई, बच्चे का भी फर्ज होता है कुछ करने में। मेरे को क्या शौक है, मेरे मेरे लिए तो ऑफ है यहाँ पर बॉयज, मैं नहीं करता क्लास कोई भी।
जब रोजों में हम भी ख्वार हो तो आप भी थोड़ा सा हो जाए यार, दिन नहीं तो रात में पढ़ लिया करें। मुझे तो लग रहा है ब्लैंक हो तुम लोग, ऐसा लग रहा है पहली क्लास ले रहा हूँ। वरना सिचुएशन, अपनी मदद खुद करो वरना कुछ मुश्किल नहीं है फिर। यू आएगा फिर बता रहा हूँ मैं, तैयारी करो। मैं दुआ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह करे अच्छे से अच्छा है भाई। द वर्कमैन यूजेस द ड्रिल फॉर 90 मिनट्स। टाइम कितना है? डेटा बनाओ फौरन। टी इज टू 90 मिनट्स है, 90 मिनट को फौरन कन्वर्ट भी कर लो आवर में या जिसमें भी। आगे देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? वी आई टी, वी गिवन है 18 वोल्ट। आई कितना है? आई नहीं गिवन, तो पावर गिवन होगी तो पीटी, पीटी से यूज कर लो। ये देखो पीटी पावर गिवन है ना, कितनी गिवन है। ये दिमाग लगाओगे कब? जब फॉर्मूले याद होंगे। फौरन फौरन फॉर्मूले पे स्विच कैसे करोगे? जब फॉर्मूले याद होंगे, इसके लिए याद होना जरूरी है। तो आप लोग को वो भी बना दिया ना मैंने, की भी बना दी ना पूरे कोर्स की, वो भी पढ़ लो यार, उसको दिए हुए 10 दिन होगा। किसी को पढ़ लेते तो तुमने फॉर्मूला याद हो जाते। पावर कितनी है? 450 वोट वॉट। तो 450 इंटू आपने कितना कर लिया यार? यहाँ इसने कहा नहीं है, आप किसी तरह भी कर सकते हो। तो आपके लिए आपके ऊपर है, या तो मिनट्स को सेकंड में करके जूल में निकालो आंसर, या तो किलो, फिर 440 वॉट को किलो वॉट में करो और इसको आवर में करो। आगे देख लेते हैं कहीं मांगा है इसकी वैल्यू। कहीं इसने कहा नहीं है कि आप जो है ना वो निकालो ना, बिल वगैरह निकालो। अब जूल में निकाल लो सिंपल। अब 90 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। नहीं है, गलत आंसर। आप सिंपली 90 को डिवाइड करो 60 से, ताकि सेकंड में कन्वर्ट हो जाए वो। डिवाइड मल्टीप्लाई करो। तो तुम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। किलोवाट आवर में देना, किलोवाट आवर में दे दो। जूल में देना, जूल में दे दो। अगर आप किलोवाट आवर में देना चाहते हो तो ये 450 डिवाइड बाई 1000 इंटू 90/60। इससे करोगे तो किलोवाट आवर में आ जाएगा, वरना 450 इंटू 90/60 कर दो तो जूल में आ जाएगा। हाँ, जीरो 0.615 नहीं होगा। फोर फिफ्टी को करोगे क्यों? किलोवाट लो ना, डिवाइड बाई 1000 तो करो 450 को। क्या भैया लिखा हुआ है, तुम लोग देखते देखते नहीं हो गया? यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से क्यों नहीं देख रहे हो? गलत किया है तुमने दफा, दोनों गलत किए, पूरी क्लास को मिसगाइड कर रहे हो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं कर सकते। गलत है यार, सॉरी क्या होता है इस टाइम पे, इस लेवल पे ये आके कर रहे हो हरकत। 450 डिवाइड बाई 1000 करो इंटू 90/60 करो, 3/2 हो जाएगा, 1.5 वर्सेस भी। 450 है, 450.45 हो गया ना, 0.45 इंटू 1.5 करो, आपके पास किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा। 450 इंटू 90/60 करो, आपके पास जूल में आंसर आ जाएगा। इनमें क्या आ रहा है अहमद? कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 1.45 10 की पावर 7। ये जूल है, 0.675 kWh है। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको लिखना आप देख लो। मुझे KW अच्छा लगता है, मैं ज्यादातर उसमें लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैंने अभी एग्जांपल दी थी, बच्चे क्या करते हैं किलोवाट में नहीं कन्वर्ट करते। आ गया बच्चा आपके सामने, आवर में कन्वर्ट किया हुआ है, आवर में किया हुआ है, किलोवाट में। ठीक है भाई, आगे चलें। मैं बार बार थोड़ा सा ह्यूमिलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ अकल को जो है ना प्रेशर फील हो। तो फोर्स अपॉन एरिया लगा दो उसके ऊपर तुम लोग। द चार्ज दैट द बैटरी सप्लाईज, चार्ज कैसे निकालेंगे? द चार्ज दैट द बैटरी सप्लाईज
बैटरी के चार्जेस टोटल कैसे निकलेंगे? बता दो यार लड़के। चार्ज निकालना, इसमें क्या क्या गिवन है आपको सवाल में? पहले डेटा इसीलिए बोलता हूँ डेटा बनाओ। डेटा में क्या क्या गिवन है? डेटा में क्या क्या गिवन है? वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, वी आई चार्ज निकाल लो सिंपल। अच्छा तो निकाल लो, आई टू पी अपॉन वी। पावर कितनी है भाई आपकी? बैटरी द चार्ज एट बैटरी सप्लाई इज ओके। बैटरी की अपनी पावर कितनी है? हाँ 450 है ना। 118 25 एम्पियर आंसर आ रहा है आपका। यानी कि इस ड्रिल, जो ड्रिल है इलेक्ट्रॉनिक, वो कॉर्डलेस ड्रिल जो है, इसका करंट है 25 एम्पियर। 25 एम्पियर के करंट से जो है ड्रिल कर रही है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 18 वोल्ट है और उसकी टोटल पावर 450 वाट है। ठीक है, क्या पूछा? ओके, फिर चार्ज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी यू आर राइट, आई इंटू टी। तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो आप करंट को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। टाइम कितना है भाई आपके पास? 90 मिनट्स है। सेकंड में कन्वर्ट करो उसको। हाँ 25 इंटू 90 इंटू 60 करो, वहां पर कैलकुलेटर नहीं। ये आ गया आपका 135 किलो एम्पेयर। ठीक है भाई, 135 किलो एम्पेयर नहीं, सॉरी किलो कूलम्स चार्ज है ना, किलो कूलम्स। ठीक है, क्लियर है? 10-15 मिनट आगे होगी क्लास अभी हमारी, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। आगे कह रहे हैं अपना 90 मिनट्स ऑफ यूज बैटरी इज फ्लैट, खत्म हो गई, यूज हो गई। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू अ चार्जर एंड रिचार्ज। सुन रहे हो? द चार्जर इंक्लूड्स अ ट्रांसफार्मर दैट प्रोड्यूसेस 23 वोल्ट्स एसी आउटपुट फ्रॉम अ 230 वोल्ट एसी मेन सप्लाई। ट्रांसफार्मर जो है वो आउटपुट दे रहा है 24 वोल्ट एसी, जबकि इनपुट जो है वो 230 वोल्ट एसी से है। यानी कि ये चार्जर है जिसको एसी सप्लाई मिल रही है 230 वोल्ट की, जो हमारे घर के सॉकेट से, और जो आउटपुट पे जो वो चार्ज दे रहा है, वो दे रहा है 23 वोल्ट। वो सॉरी वोल्टेज दे रहा है आउटपुट पे 23 वोल्ट दे रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं लेवल डायग्राम बनाओ टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप वहीं से रेफर कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम है। क्या नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है कम है, इससे होता है स्टेप डाउन, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या यार, मुझसे ना फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करो, ये ज्यादा कम और ये सब बातें नहीं करो। सही से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। इसको कहते क्या है, कोर कॉइल के वर्ड यूज करो ना, ये कह रहा हूँ मैं। कॉपर के ये घर के अंडा फेंट रहे हो क्या यार, इसी बातें कर रहे हो। अब मुझे भाई टर्म्स चाहिए तुम लोग से, पूरा साल गुजर गया ना, बार बार बता रहा हूँ कॉइल क्या होता है, कोर क्या होता है, वर्ड यूज करो वर्ड। कोर के ऊपर क्या बाउंड होता है? कॉइल, गुड। तुम्हारी बात मैं समझ गया, तुम तो सही बोल रहे हो। नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करेंगे कि स्टेप अप या स्टेप डाउन है। देखो अगर तुम स्टेप अप स्टेप डाउन पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें थोड़ा सा करके भी दिखाता हूँ। बल्कि हमारे पे लेक्चर है तो फिर क्या जरूरत है लिखने की।
स्टूडेंट की तरह हो जाओ, मेहनत बचाओ। If NS is greater than NP, then VS is greater than VP. If NS is less than NP, ठीक है, VS is less than VP, आपके पास NS यानी सेकेंडरी के टर्न्स कम होने चाहिए प्राइमरी से, तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है, मैंने थोड़ी सी गलती ज्यादा बना दी है, आप इसको कम करो, तो मैंने जज्बात में बना दिए थे। देखो यहाँ पे इसकी हाइट कम लग रही है ना, एनपी की हाइट ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा टर्न्स होनी चाहिए, एनएस के टर्न्स कम दिखाना बस। ठीक है, ये फर्क है। ट्रांसफॉर्मर कैसे बनेगी, विंडो बनेगी पूरी बीच में, साइड में जो है पूरा इसका जो है स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये कोर है, इसकी अंदर विंडो है ना, ये कोर है, साइड में हाउसिंग है, इसके ऊपर यहाँ पर प्राइमरी टर्न्स है, यहाँ पे सेकेंडरी टर्न्स है। प्राइमरी को एनपी से लेबल कर दिया मैंने, सेकेंडरी को एनएस से कर दिया। प्राइमरी में करंट आईपी है, प्राइमरी का अगेंस्ट वोल्टेज जो है अक्रॉस वो वीपी है, सेकेंडरी का क्रॉस वोल्टेज वीएस है, सेकेंडरी से निकलने वाला करंट आईएस है। ठीक है, क्लियर है, तरह लेबल कर दिया आपने, तो मुश्किल तो नहीं है। अंदर की जो विंडो इसको कोर लेबल कर दिया, टर्न्स दोनों जो है इसको कॉइल लिख दिया, तो मुश्किल बात है नहीं। गुड। State how the transformer ensures that the AC output has a value 23 volt when the input is 23 volt AC। क्या है, टर्न रेशियो 1:10 का टर्न रेशियो होगा तो ये आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आप लिख दो भाई, दिस इज पॉसिबल बाय कीपिंग द टर्न्स रेशियो, this is possible by keeping the turns ratio as 1:10, as ns over np equals to 1:10, ns over np equals to 1:10, ns के कम होंगे np के ज्यादा होंगे। ठीक है, ns over np equals to 1:10, रेशियो दिखाना आता है ना 1:10 का, डबल डॉट लगा के। The 20 volt AC output transformer is used in rectifying circuit to produce a direct current that recharges the battery, complete the circuit of the circuit। क्यों लगाया आपने रेक्टिफायर सर्किट, क्यों लगाया? रेक्टिफायर सर्किट डीसी बनाएगा ना, क्यों, बैटरी को डीसी चाहिए होती है चार्ज होने के लिए। आप जैसे आपके मोबाइल का चार्जर है यार, उसके लिए ट्रांसफॉर्मर होता है, 230 जो घर में आ रहे होते हैं 220 उस पर ड्रॉप करता है, 23 वोल्ट 18 वोल्ट पर ड्रॉप करता है, फिर उसके बाद अंदर रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर क्योंकि लो वोल्टेज पे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, याद आई मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक में मैक्सिमम 48 वोल्ट जाते हैं, सुपर नहीं जाते, तो 12 16 18 20 इन वोल्ट पे चलता है। तो 18 वोल्ट पे आपने ड्रॉप किया, फिर आपने रेक्टिफायर लगाया ताकि ये एसी डीसी में कन्वर्ट हो, फिर वो डीसी बैटरी को चार्ज करे। जो आपका चार्जर होता है ना मोबाइल का, इसमें दोनों होता है, ट्रांसफॉर्मर भी होता है और रेक्टिफायर भी होता है, ताकि वो आउटपुट पे फिर डीसी करंट दे। तो आपको क्या है, सर्किट बनाओ, सर्किट बनाओ, डीसी का क्या करोगे, डायोड लगा दोगे, डायोड के आगे रजिस्टर लगा दोगे, रजिस्टर से डायोड के बाद रजिस्टर आउटपुट देगा ना, वो रजिस्टर क्या होगा, वो रजिस्टर आप पे वो होगा, चार्जिंग बैटरी होगी उसमें। वेरी गुड, सही है, वही पढ़ रहा है मुझे लग रहा है, बाकी को तो मुझे इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं दिख रही। ये देख लो भाई, ये मेंस के साथ डायोड लगाया आपने, डायोड के आगे रजिस्टर लगा दिया, क्लियर है। वो आपका मसला नहीं है ना, आपसे सवाल जो पूछा वो जवाब दो, मसला होता है, मैंने बताया हुआ क्लासरूम को, तो यहाँ पूछा उसने, जितना पूछे उतनी बात किया करो, आगे की नहीं करो। वैसे पेपर में टाइम कम होता है, अगर आप यहाँ वहाँ की बात करते हो तो गॉसिप नहीं है, रिश्तेदारी घर पे नहीं बैठे हुए कि सब चीजें बता दें, जितना पूछ रहे ना उतना बताओ, एक्स्ट्रा नहीं बताना, तो इसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइम जाया होगा दूसरे के लिए। State and explain one advantage using AC for long distance transmission electrical power। AC क्यों यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, बताओ भाई, 3 मार्क्स का है। बेसिक रीजन बताऊं, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसफॉर्म वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म कहो ना उसको, लॉन्ग डिस्टेंस में फायदा है ना, ट्रांसफॉर्म करके वोल्टेज बढ़ा दोगे, करंट कम कर दोगे, इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वापस ड्रॉप करोगे, वोल्टेज बढ़ा दोगे, करंट कम कर दोगे। ठीक है, और सब उल्टा है, वोल्टेज ड्रॉप कर दोगे, करंट बढ़ा दोगे। लिखो, एनर्जी लॉस नहीं होगी, पावर लॉस नहीं होगी, हैवी कंडक्टर नहीं चाहिए होंगे यार, जब करंट कम जाएगा ट्रांसमिशन में, करंट कम किया से रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो R इज टू L अपॉन ए, एरिया छोटा होगा। ठीक है, कंडक्टर्स
लाइट वेट कंडक्टर यूज होंगे ना आपके, क्या समझे? देखो, वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इज दैट इट कैन बी स्टेप अप टू हाई वोल्टेज। वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बोला, एक एडवांटेज बताओ लेकिन उसको एक्सप्लेन करो, स्टेट भी करो और एक्सप्लेन भी करो। तो पहले मैंने स्टेट कर दिया कि वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इज दैट इट कैन बी स्टेप अप टू हाई वोल्टेज, step up to high voltage to reduce the value of current, ब्रैकेट में लिखो P is equals to VI, ब्रैकेट में लिखो P is equals to VI and hence power losses, ठीक है भाई। पावर लॉसेस के बाद ब्रैकेट में लिख दो I स्क्वायर R। यहाँ पर ये फिनिश होता है हमारा